हेलो स्टूडेंट्स। पेपर सेकंड समकालीन भारत एवं शिक्षा का टॉपिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें देखते हैं, जनवरी 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने घोषणा की कि देश के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए। मई 1986 में भारत सरकार ने शिक्षा नीति 1986 का प्रारूप तैयार कर जारी किया। इसमें कुल 12 भाग थे, यानी कि इसके 12 अध्याय थे। अब एक झलक में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या सुझाव दिए गए, कैसे कैसे कार्यों का क्रियान्वयन किया गया, इसकी एक झलक हम देखते हैं। पहला है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम 10+2+3 के प्रारूप में अपनाया जाए कि जो शिक्षा कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण देश के लिए लागू किया गया इस कार्यक्रम को कि कक्षा 10 तक पहले पढ़ाई करो, उसके बाद कक्षा 10+2 यानी कि 12वीं क्लास तक, और फिर 3 साल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स है हमारा वो। इस प्रकार से शिक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। सेकंड पॉइंट है इसका पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा से पहले की जो नर्सरी क्लासेस होती है वो, और प्राथमिक शिक्षा है ना, प्राइमरी एजुकेशन जो है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक प्रवेश, यानी कि प्राथमिक कक्षा यानी कि कक्षा 1 से लेके 5वीं क्लास तक सबको प्रवेश दिया जाएगा। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 1986 बनी थी हमारी, इसके अंदर इन्होंने घोषणा की थी कि प्राथमिक शिक्षा में सभी को सार्वजनिक रूप से आपको एडमिशन देना पड़ेगा, प्रवेश देना पड़ेगा। 14 वर्ष की आयु तक ठहराव और गुणात्मकता में वृद्धि की जाएगी कि 14 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक तो बच्चे को शिक्षा प्राप्त करनी ही है। बाद में ही जाकर अनिवार्य शिक्षा का जो कानून है वो बना है। ये सारे कानून बाद में बने हैं। ये पहले का कानून है। जो नई शिक्षा नीति है ये 1986 में तैयार की गई थी। इस समय शिक्षा के लिए इतना ज़्यादा कोई महत्व नहीं था, ध्यान दिया नहीं जाता था, इसीलिए ये कार्यक्रमों की शुरुआत थी। इसमें 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे जो है उनके लिए ठहराव, उनको कैसे कैसे स्कूल में रोका जाए, उनका कैसे स्कूल में एडमिशन कराया जाए, इस ओर ध्यान दिया गया था। अगला इसमें ही है शारीरिक दंड का कोई स्थान नहीं। जो शारीरिक दंड है कि बालक को आप शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ित कर रहे हो, दंड दिया जा रहा है, इसको समाप्त कर दिया गया था। आगे था इसके विद्यालय समय एवं अवकाश विद्यार्थियों की सुविधानुसार। विद्यालय का जो समय है तथा अवकाश जो है विद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधानुसार रखे जाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि तेज़ गर्मी हो जाती है तो प्राथमिक स्तर के बच्चों की छुट्टियां कर दी जाती है। सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो कुछ छुट्टियां बढ़ा दी जाती है, छुट्टियां पहले भी कर दी जाती है, जो शीतकालीन अवकाश आते हैं हमारे। इस प्रकार से विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार ही छुट्टियों की व्यवस्था रहेगी विद्यालयों में। विद्यालय का समय भी जैसे कि हम देखते हैं कि गर्मियों में बच्चों को गर्मी का एहसास ना हो, परेशान ना हो, तो सुबह सुबह का टाइम रखा जाता है स्कूल का। और सर्दियों के टाइम में छोटे बच्चे हैं, सर्दी में आए परेशान हो तो उनके लिए 10 बजे से शाम को 4-5 बजे तक का टाइम विद्यालय का रखा जाता है। इस प्रकार से शिक्षा नीति में ही ये कहा गया था कि समय और अवकाश जो है विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार होंगे। आगे है प्रत्येक विद्यालय कम से कम 2 अध्यापक, जिनमें से 1 महिला अध्यापक, यानी कि इस बात का मतलब यह है कि प्राथमिक स्तर पे कम से कम 2 अध्यापक तो होने ही चाहिए, और उनमें से भी जो अध्यापक होंगे उनमें से 1 महिला का होना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनको संभालने के लिए एक महिला शिक्षक की आवश्यकता होती है। आगे है
विद्यालय छोड़ देने वाले विद्यार्थियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था, कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, विद्यालय बीच में ड्रॉप आउट कर दिया है, छोड़ दिया है, तो इन बच्चों को अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, कि बिना विद्यालय के इनको एक्स्ट्रा टाइम में या घर पर या अन्य किसी प्रकार से इनको शिक्षा प्रदान की जाए। फिर आगे देखते हैं हम अनुसूचित जातियों व जनजातियों की शिक्षा व्यवस्था। नई शिक्षा नीति में अनुसूचित जातियों व जनजातियों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई। स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था की गई, कि स्त्रियों के उत्थान के लिए, स्त्रियों की जागरूकता के लिए स्त्री शिक्षा का प्रावधान किया गया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा व्यवस्था की गई। अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनका बाहुल्य नहीं होता है, इस प्रकार से वे कई कारणों से विद्यालय से वंचित रह जाते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इन सब चीज़ों के लिए अलग से विद्यालय भी खोले जाते हैं, उनको छात्रावास की सुविधा भी दी जाती है और उनको खाने रहने आदि की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाती है। विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था, कई कारणों से विकलांग बच्चे आम बच्चों के साथ नहीं अध्ययन कर पाते हैं, तो इस प्रकार के विकलांग बालकों के लिए पृथक से विद्यालय या पृथक से बैठक व्यवस्था या विद्यालयों में इनके आने जाने की व्यवस्था तथा इनके रहने की व्यवस्था, इस प्रकार से छात्रावास सहित विद्यालयों की व्यवस्था और अलग से विद्यालयों की व्यवस्था इन लोगों के लिए की गई। फिर आगे है नवोदय विद्यालयों की स्थापना। नवोदय विद्यालयों की स्थापना भी इसी टाइम पे ज़्यादा की गई थी। नवोदय विद्यालय होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और इसके आगे भी हम इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ा देंगे। मेरी अगली क्लास में मैं बता दूंगी आपको नवोदय विद्यालय के बारे में। वैसे नवोदय विद्यालय ये होते हैं कि जो ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं होती है, कि जो गांव से बिलोंग करते हैं, गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से वो मतलब आर्थिक उनका विकास नहीं है, आर्थिक तौर पे परेशान है, उन बच्चों के लिए, और वो भी कौन से बच्चे जो प्रतिभाशाली है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में 75% 75% सीटें गांव के बच्चों के लिए होती है और 25% शहरी बच्चों के लिए होती है। ये हर ज़िले में एक है, राजस्थान में जो है हर ज़िले में एक आपको मिल जाएगा नवोदय विद्यालय, और इन विद्यालयों की स्थापना भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही की गई है। इसमें बाकायदा प्रवेश परीक्षा होती है, जो बच्चे टॉप में आते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है। ये छात्रावास युक्त विद्यालय होते हैं, इनमें छात्रावास की सुविधा होती है, रहने खाने इनकी सारी सुविधा होती है और ये सरकार द्वारा बिल्कुल फ्री में दी जाती है। इस प्रकार नवोदय विद्यालय में चयन होता है। आगे है माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, कि माध्यमिक स्तर पर आते आते बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाने लगे, जिससे कि आगे जब उच्च कक्षा में वो विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने जाए, उससे पहले ही उनका क्या एम है, क्या उद्देश्य है, उनको आगे किस क्षेत्र में जाना है, ये वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। इसीलिए व्यावसायीकरण माध्यमिक शिक्षा स्तर पर ही कर दिया जाता है। उच्च शिक्षा एवं खुला विश्वविद्यालय, जो उच्च शिक्षा है, ग्रेजुएशन लेवल है, विश्वविद्यालय लेवल है, उनमें उनकी व्यवस्था की जाए। और खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो होती है, कि जो बच्चे रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए खुला विश्वविद्यालय जो होता है उनकी व्यवस्था की गई है, ताकि वो बच्चे किसी भी तरीके से पढ़ ले। इसमें बाउंडेशन नहीं होती है, समय की बाउंडेशन नहीं है, एग्ज़ाम लेवल ईजी होता है। इस प्रकार से इन विद्यालयों की व्यवस्था की गई। प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था की गई। प्रौढ़ जो एक उम्र के बाद में, पहले जब उनकी उम्र पढ़ने की थी, जब वो विद्यालय नहीं जा पाए, परंतु एक उम्र के बाद में वो शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बनाए गए, जिनके अंदर वे अपने हम उम्र लोगों के साथ पढ़ाई कर सके। फिर है ग्रामीण विश्वविद्यालय। जो विश्वविद्यालय है उनको भी ग्रामीण स्तर पे गाँव में भी खोला गया, ताकि ग्रामीण बच्चों के लिए भी पढ़ने में सुविधा हो सके। कंप्यूटर साक्षरता पे ध्यान दिया गया, कंप्यूटर संबंधी शिक्षा उनको
दी जाती है बालकों को। आगे देखो मुख्य विशेषताएं, कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं हम इसकी। शैक्षिक ढांचा 10+2+3 ये हमने देख लिया है, 10, 12 और ग्रेजुएशन। इस प्रकार से शैक्षिक ढांचा निर्धारित किया गया है। ये 12वीं कक्षा के पश्चात व्यवसायीकरण की शिक्षा प्रदान की जाएगी। फिर है बाल केंद्रित शिक्षा। हमारी शिक्षा प्रणाली जो है बाल केंद्रित है, पूरी तरीके से हमारा पाठ्यक्रम, हमारा समय, हमारा विद्यालय संबंधी कार्यक्रम, शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, संपूर्ण जो शिक्षा का कार्यक्रम है वो बाल केंद्रित ही है। बच्चों के आधार पर, बच्चों के स्तर के आधार पर, बच्चों के लेवल के आधार पर ही शिक्षा प्रणाली निर्धारित की गई है। सतत एवं व्यापक आकलन पद्धति, सतत और व्यापक जो है मूल्यांकन की पद्धति रखी गई है। समावेशी शिक्षा लागू हो। समावेशी का मतलब आप जानते ही होंगे, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे आए, लड़के लड़कियां, और हम जो अल्पसंख्यक है, जो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, विकलांग है, स्त्रियां हैं, इस प्रकार से सभी लोग इसमें आते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। रोजगार एवं जनशक्ति योजना से डिग्री की संबद्धता, यानी कि जो हमारी डिग्री है, जो बच्चों की पढ़ाई चल रही है, जो शिक्षा है, वो रोजगार से जोड़ी जा सके। यानी कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा, ऐसी डिग्री प्रदान करें जिससे कि उनको रोजगार प्राप्त करने में, रोजगार ढूंढने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, बल्कि वो अपने रोजगार को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार की उन्होंने सुझाव दिए। इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा बातों को ध्यान रखा गया, बातों को इंगित किया गया। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देखते हैं हम कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम नई शिक्षा नीति के तहत ही चलाया गया था, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या है? प्राथमिक विद्यालय जो है उनके लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। आधारभूत सुविधाएं यानी कि शिक्षण संबंधी सारी सुविधाएं हैं इसके अंदर। 1987 से 95 तक प्राथमिक स्कूल हेतु कार्यक्रम चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। इसके बाद में 1995 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी इसमें जोड़ा गया, यानी कि पहले कक्षा 1 से 5 तक के लिए ही कार्यक्रम लागू हुआ था। उसके बाद में कक्षा 8 तक इस कार्यक्रम को लागू कर दिया गया। इसके बाद है 1 अप्रैल 2002 में यह सर्व शिक्षा अभियान SSA में मिला दिया गया, यानी कि अभी हम सुनते हैं सर्व शिक्षा अभियान जो है उसी में इसको विलीन कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम और सर्व शिक्षा अभियान को सम्मिलित रूप से सर्व शिक्षा अभियान बना दिया गया है 1 अप्रैल 2002 को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।